नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं एनी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, क्षोभ मंडल दिया है, वायुमंडल दिया और मध्य मंडल दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पता है क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है और मध्य मंडल क्या है, ये तो आपको पता होगा। जैसे वायुमंडल, ये जैसे वायुमंडल का ही हिस्सा क्षोभ मंडल है, मतलब परत है, और मध्य मंडल भी इसकी परत है। तो सबसे पहले मान लो हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षोभ मंडल का बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, क्षोभ मंडल का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर पहले शब्द का तो आसानी से बना लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द का बनाते हैं। अब दूसरा शब्द यहाँ पर वायुमंडल भी और मध्य मंडल भी है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक का बना सकते हैं। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मान लो यहाँ पर हम अभी वायुमंडल का बनाते हैं। अब वायुमंडल का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर क्षोभ मंडल का डायग्राम बनाया है कि इनका वायुमंडल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो क्षोभ मंडल जो परत है, सबसे निचली परत है, ये वायुमंडल के अंदर है, ठीक है, मतलब वायुमंडल की परत है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये इसके अंदर हो जाएगी और इसका डायग्राम बड़ा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट शब्द हमारा बचा है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर क्षोभ मंडल और वायुमंडल का डायग्राम बना लिया, क्या इनका मध्य मंडल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर क्षोभ मंडल और मध्य मंडल का संबंध देखेंगे तो ये तो दोनों अलग अलग परत है, क्योंकि मध्य मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर वाली समताप के बाद वाली है, ठीक है। लेकिन ये भी जो मध्य मंडल है ये भी वायुमंडल की ही परत है, मतलब वायुमंडल के अंदर ही आती है, लेकिन क्षोभ मंडल से अलग है। तो क्षोभ मंडल से तो अलग है लेकिन वायुमंडल के अंदर है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर वायुमंडल के अंदर लेकिन क्षोभ मंडल से अलग। तो डायग्राम जो हमारा तीनों शब्दों का बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि x y का पिता है और y z की माता है तो x का z से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न दिया है। और ये प्रश्न आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का प्रश्न है, यानी कि एडीक्यूटी पैटर्न वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। मतलब यहाँ पर क्या करें कि यदि एक्स वाई का पिता है, इतना सबसे पहले पढ़िए और इसको बनाइए। जैसे एक्स वाई का पिता है तो ये कौन है, तो ये हमारा एक्स है, ठीक है। और एक्स कौन है, तो एक्स वाई का पिता, इसका मतलब वाई कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वाई का पिता है। तो पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। प्लस मतलब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है। जहाँ पर भी हम माइनस लगाते हैं मतलब वो महिला है, मतलब इनको हम पहचान कर रहे हैं कि ये पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्स क्या है वाई का पिता है, तो हमें ऐसा लिखना है, ठीक है, क्योंकि पिता हमेशा ऊपर रहता है और पुत्र नीचे रहता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे और क्या कह रहा है, और वाई जेड की माता है। जो वाई है ये जेड की माता है। अभी वाई जेड की माता है तो माता मतलब यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, और किसकी माता है, जेड की माता है। तो जेड को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये इसकी संतान है तो इसको हम नीचे लिखेंगे। वाई जो है जेड की माता है। अब प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि तो एक्स का जेड से क्या संबंध है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन ध्यान देना है कि तो एक्स का जेड से क्या संबंध है। मतलब आप कहोगे, मैंने कहा कि आपका उससे क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि मैं उसकी बहन हूँ या फिर मैं उसका भाई हूँ। तो वैसे एक्स का भी जेड से क्या संबंध है, तो आप कहोगे जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि जेड का एक्स से क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जेड है और जेड की ये माता, और माता का ये कौन है, पिता है। तो अपनी माता का पिता अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे अपनी माता का पिता जो हमारा क्या लगता है, नाना लगता है, ठीक है। और अपनी माता की माता हमारी नानी लगती है। तो नाना ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो नाना ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न आसान है लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैं इसको ले लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुने। अब ये प्रश्न भी देखिए कितना आसान है, और ये प्रश्न एसएससी वाला प्रश्न है, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न वाला। और ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि अभी आपको पता कि एसएससी ने मना किया है एनालिसिस करवाना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर का लिया हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सारे पैटर्न को देख लिया। जैसे सीएचएसएल की एग्जाम हो गई तो मैंने उसे देख लिया है, सीजीएल की अगस्त में हुई थी तो मैंने उसे सारा समझा,
तो मुझे पता है कि कैसा पैटर्न था, कैसे प्रश्न पूछे थे, लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रश्न करवा रहा हूँ आपको मैं डेट डाल के नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर का करवा रहा हूँ डेट डाल के, बाकी का मैं नहीं डालूंगा। तो अगर यहाँ पर देख भी रहे क्वेश्चंस को सोल्व कर भी रहे तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएससी के नए क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ वो नए पैटर्न पे ही ला रहा हूँ, क्योंकि देखो पता है कि हम रीजनिंग में पैटर्न समझना जरूरी है। हालांकि रीजनिंग पढ़ेंगे तो आसान है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सीरीज में तो हमें आसान सा पैटर्न दिख रहा है। जैसे 100 से 95 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, -5 दिख रहा है। और 95 से 90 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 दिखा है। और 90 से 85 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5। और 85 से यहाँ पर संख्या बताना है तो यहाँ पर -5 करेंगे पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 80 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर 75 दिया है, ठीक है। वैसे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो 80 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में जैसे मान लो कि एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 16 या 17 प्रश्न तो आप बिना पेन उठाए और आसानी से कर लोगे। वो एक 3 से 4 प्रश्न जो बचते हैं उनके लिए हमें ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये दो संख्या आपस में संबंध है और उसी प्रकार ये दो संख्या आपस में संबंध है, पांचवी और छठी, सेम तरीके से हमें यहाँ पर तीसरी और चौथी संख्या का बताना, जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाकी मैंने अभी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए कहा था आपको, और आपने मुझे कमेंट किया था, कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी किया है। तो चाहो तो आप मुझे कर दो, हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग अगर मैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट करूंगा तो आप लगभग 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने लायक बन जाओगे, क्योंकि मैं वहां पर सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अभी समय भी है, तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने रीजनिंग नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आप वहाँ पर सही कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि जैसे ये छोटी संख्या से यहाँ पर बड़ी संख्या का संबंध है, यहाँ पर भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध है। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध रहता है तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर आपको या तो वर्ग करना या फिर घन करना या फिर गुणा करके भी आप पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम वर्ग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का वर्ग तो 36 होता है। कितना होता है, तो 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है। और यहाँ पर 1296 लिखा है, मतलब 1296 भी आपको पता है किसका वर्ग है, तो ये 36 का वर्ग है। मतलब यहाँ पर क्या करा, वर्ग करके फिर वर्ग कर दिया, तो ये इसका वर्ग है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर देखते हैं, जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग तो आसान है कि आपको पता होगा 25 होता है। और 25 का भी वर्ग करेंगे तो आपको पता है 25 का वर्ग कितना होता है, तो 625 होता है। और 625 भी यहाँ पर दिया, तो लॉजिक तो आसान है। अब हमें यहाँ पर बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर किस संख्या को रखेंगे और उसका वर्ग करके फिर वर्ग करेंगे तो 6581 आ जाएगा। तो अगर आपको याद होगा वर्ग तो आप आसानी से बता दोगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर 9 को रख देंगे तो क्योंकि 9 का वर्ग करेंगे और ये 81 का वर्ग है, तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है। कितना होता है, 81। और 81 का भी फिर वर्ग करेंगे तो 81 का वर्ग होता है 6561 होता है। तो 6561 यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब ये कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन में 9 हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का वर्ग किया है, ठीक है। लॉजिक क्या है, वर्ग करके फिर उसका वर्ग कर दिया है। या फिर आप इसकी पावर आप 4 भी लगा सकते हो, 6 की पावर 4, 9 की पावर 4, ऐसा भी कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। ये लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको पैटर्न में जब भी संख्या पता करना है तो क्या करना, वहां पर देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है। तो मैंने एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना होता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके आसपास बड़ी संख्या किस साइड लिखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसी के आसपास यहाँ पर 2 बड़ी संख्या लिखी है
अब इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो छोटी संख्या लिखी है। अब हमारे पास ऑप्शन में भी छोटी संख्या है और यहाँ पर तो बड़ी संख्या इधर भी है, तो क्यों ना हम ये कोशिश करेंगे कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या का पता करें, कि जरूरी नहीं कि आपको बड़ी संख्या का ही पता करना है, छोटी संख्या का भी करना पड़ सकता है। तो जैसे हम सबसे पहले ये पता करेंगे, जैसे इन दो संख्याओं के साथ क्या करें कि यहाँ पर 37 लिखा और सेम तरीके से इन दो संख्याओं को भी यहाँ पर करके ऐसा यहाँ पर 26 लिखा, ये हम देखेंगे। फिर सेम तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर बता देना है। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पर अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या आना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है क्या वो किसी का वर्ग या घन है, वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग घन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 4507 किसी का वर्ग भी नहीं है और ना ही घन है। यहाँ पर 7077 भी किसी का वर्ग घन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या पता करना मतलब वो वर्ग या घन होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो उस कंडीशन में आपको पता, हम यहाँ पर डिजिट योग करते हैं। क्या करते हैं, डिजिट योग। डिजिट योग कैसे, जैसे यहाँ पर 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 भी होगा, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। उस 16 और आपको पता है यहाँ पर 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 4 20, 20 3 23, और 23 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 23 7 हमारे पास हो जाएंगे 30, और 30 में 7 को जोड़ेंगे तो 37, और 37 यहाँ पर दिया है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक दिखा होगा कि यहाँ पर डिजिट योग हो रहा है। क्या यही वाला नीचे भी है, क्या 26 भी ऐसे ही लिखा है क्या, तो देखिए जैसे यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7, 2 और 5 7, 7 0 7 30, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पर 10 हो रहे हैं, और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 भी यहाँ पर दिया है। तो आसान सा लॉजिक हमें यहाँ पर मिला है, बस हमें डिजिट योग करना है। तो यहाँ पर संख्या बताने के लिए डिजिट योग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आपस में जोड़ेंगे 3 3 6, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 में 4 को जोड़ेंगे तो 13 4 17, 17 6 कितने होते हैं 23, 23 1 24। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कितना, 24। क्या ऑप्शन में 24 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हर बार नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सच में भी वीडियो अच्छा लग रहा हो और सच में भी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। बाकी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सीखने पर ध्यान दीजिए। पहले सीख लीजिए, फिर लास्ट में भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले सीख लो, अगर अभी आपको अच्छा लग रहा हो तो कर लो, इसमें कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से अलग युग्मों को चुनिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, इनमें से एक अलग है और 3 एक जैसे, तो इसमें से हमें एक अलग उसका चयन करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 1111 और यहाँ पर इसका लिखा है 1 2 3 4 3 2 1। मतलब अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ये सारे के सारे इनके वर्ग लिखे। क्या लिखे, वर्ग लिखे। अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग कैसे लिखें। जैसे 1111 का वर्ग क्या होता है, तो ये जो लिखा है जैसे हम कितने गिनते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कितने 1 है, आपको इसकी ट्रिक भी पता होगी कि जैसे यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कितने 1 है, तो 1 2 3 4, कितने 1 है, 4 1 है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं सिंगल का बताता हूँ। यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 का मतलब कितने 1 है, 1 ही है, तो एक बार लिखेंगे मतलब 1 का वर्ग 1। ठीक है, यहाँ पर 1 का वर्ग 1। फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 2 का वर्ग बताना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर गिनेंगे कितने, 1 2, तो 1 2 लिखेंगे 1 2, और 2 से पीछे वापस आएंगे तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 2 के जस्ट बाद से लिखेंगे तो 121 हो गया। वैसे 11 का आपका पता होगा कि 121 है। अगर यहीं पर 3 1 आ गया और इसका वर्ग का, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, गिनेंगे 1 2 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हमने, 1 2 3। अब वापस से इसके जस्ट पीछे से लिखें, 3 के बाद क्या आता है, 2, मतलब 3 से पहले 2 फिर 1, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 12 321 हो जाएगा। ठीक है, और 11 का वर्ग 121 और 1 का वर्ग 21, तो ये वाला आपको पता होगा। यही वाली ट्रिक यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 और 4 से कम 3 2 1, तो ये तो इसका वर्ग है, सही है। ठीक है, ये इसका वर्ग है। यहाँ पर कन्फर्म है कि ये 1111 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखें, गिनेंगे जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 तक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के जस्ट तुरंत पहले से लिखना है। तो तुरंत पहले क्या है, 4 3 2 1, मतलब ये वाली संख्या लिखना था। ये 5 एक्स्ट्रा लिखा, मतलब ये वाला जो इसका वर्ग नहीं है। ठीक है, ये इसका वर्ग नहीं है। फिर नीचे
नीचे देखेंगे यहाँ पर कितने, तो 1 2 3, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और 3 के जस्ट तुरंत पहले क्या है 2 और 1 है, तो ये भी इसका क्या है वर्ग है, ये तो इसका वर्ग है, मतलब ये भी वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के तुरंत पहले क्या है 5 4 3 2 1, तो ये भी इसका वर्ग है, ये भी इसका वर्ग है। लेकिन यहाँ पर जो बी वाला है वहाँ पर वर्ग नहीं है, तो यही वाला हमारा अलग युग्म होगा, असंगत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, इसका मतलब क्या है कि हमें या तो इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया, पहला कॉलेज दिया है, दूसरा प्रवेश दिया है, तीसरा आवेदन दिया है, चौथा डिग्री दिया है और पांचवा परिणाम दिया है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जहाँ पर हमें कॉलेज के रिलेटेड दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले आवेदन करना होता है। क्या करना होता है, आवेदन करना होता है, तीसरे नंबर वाला पहले होना चाहिए। अब हमने आवेदन कर लिया, आवेदन के बाद क्या करता, हमने तीसरे नंबर वाला ले लिया, आवेदन करते तो हमें क्या मिलता, प्रवेश मिलता है, तो हम 2 नंबर वाले को लेंगे। अब प्रवेश मिलता है तो प्रवेश कहाँ पर मिलता है, कॉलेज में मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 नंबर वाले को ले लेंगे। अब कॉलेज में प्रवेश मिला, अब प्रवेश के प्रवेश कॉलेज में मिल गया, कॉलेज के बाद क्या मिलता है, हमने यहाँ पर कॉलेज को ले लिया, कॉलेज के बाद हमें डिग्री मिलती है, परिणाम मिलता है, तो सबसे पहले हमें परिणाम मिलता है, फिर हमें डिग्री मिलती है, तो परिणाम मतलब हमने 5वां को ले लिया, यहाँ पर परिणाम में 5वां लिया, फिर हमें लास्ट में डिग्री मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन में देखिए या तो 4 5 1 2 3 मतलब 1 2 3 होगा, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा 3 2 1 5 4। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें दिया है ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये भी पता होगा कि हम त्रिभुज कैसे गिनते हैं, एक ट्रिक भी होती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, लेकिन इसी में आपको पता है कि कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें हम त्रिभुज कैसे गिनते हैं, हम कॉलम में संख्या लिखते हैं, जैसे 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, ये 4, सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसमें 10 त्रिभुज है, यहाँ पर कितने, इसमें 10 त्रिभुज है, और इसमें कितने, तो इसमें 1 ही त्रिभुज है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी में और आपको ऐसा देखने को मिले, जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची ये वाली और आधी लाइन यहाँ से भी देखने को मिले, तब भी हम क्या करते हैं, कॉलम में से लिख 1, फिर यहाँ पर 2, ऊपर से लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि जहाँ से भी ये हमारा बॉटम है वहीं से लिखना है। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 और इनको जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, तो इस आकृति में 6 हैं। इस प्रकार के तरीका ये आपको ये वाला पता होगा। ठीक है, ये वाला तरीका आपको पता होगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक अचानक से दिख नहीं रहा है, लेकिन एक हमें यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा वाला, तो यहाँ से जैसे हमें इतना सा हिस्सा दिख रहा है, इतने से हिस्से में आपको पता है कितने होते हैं, तो आप तुरंत बताओगे कि सर इसमें 3 होते हैं। यहाँ पर आप तुरंत बताओगे कि इसमें कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, ये तो आसान है। अब 3 ये हो गए, फिर गिनेंगे तो यहाँ पर 1 हमें ये दिख रहा है, 1। ठीक है, 1 हो गया, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये भी हो गया, तो यहाँ पर भी 1 लिखना। एक सिंगल हमारे पास यहाँ से ये बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1, फिर 1 हमारा यहाँ से ये भी बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1, मतलब यहाँ पर हमें 4 दिख रहे हैं। फिर आपको और कहीं से दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर एक यहाँ से ये वाला दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला दिखा है, तो यहाँ पर भी 1 हमारे पास से। इसके बाद आपको और कहीं से दिख रहा है, तो एक हमें यहाँ से ये वाला दिख रहा है। ठीक है, कौन सा, यहाँ से ये वाला बनता हुआ, यहाँ से ये वाला दिख रहा है, तो 1 हमारा यहाँ हो गया। और आपको कहीं से दिख रहा है, तो हाँ हमें एक और दिख रहा है यहाँ से बड़ा वाला, यहाँ से ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, तो एक जो हमें यहाँ पर ये वाला दिख रहा। क्या आपको और भी कहीं दिख रहा है, तो अब हमें यहाँ पर और भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो सभी को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3, 3 के बाद 4 5 6, 6 के बाद क्या है 7 8 9 10, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें कितनी दिख रही है, तो 10 दिख रही है। ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना, बस मुझे इतना कमेंट करना कि नाइस मोरी क्लासेस, बस एक शब्द मुझे चाहिए। आप क्या लिखोगे, आप कमेंट करना कि नाइस मोरी क्लासेस। ठीक है, क्या करोगे, नाइस मोरी क्लासेस, तो ये मुझे कमेंट करो कि नाइस मोरी क्लासेस। ठीक है, ये मुझे कमेंट करो, बस अभी जस्ट कर दो। बस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप सच में भी वीडियो यहाँ तक देखते भी हो या नहीं देखते हो, तो बस एक कमेंट करो नाइस मोरी क्लासेस, बस कितना,
तो नाइस मोरी क्लासेस, बस इतना कमेंट करो, ठीक है। ये मुझे अभी के अभी आप थोड़ी देर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहां पर लिखे नाइस मोरी क्लासेस, इतना मुझे कमेंट कर दो कि नाइस मोरी क्लासेस, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है। मतलब ये श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें हमारे पास संख्या नंबर सब दिया है, ठीक है। हमारे पास सब दिया। आपको पता है ये जो मोरी क्लासेस से जस्ट हमारे पास अभी हमारा जो चैनल है 2 ही साल हुआ है, और 2 साल में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने 5 लाख है, ठीक है। तब भी मैंने ना कोई कोर्स लॉन्च किया, ना ही मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई कि वहाँ पर मैं आपको कोर्स बेच पाऊँ, नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना। आपको पता है रीजनिंग आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन वैसे मैं अभी चैप्टर वाइज पढ़ाने का सोच रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपको जो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है या कोई जो पेड बेच में मिलता है वो मैं फ्री में यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि नाइस मोरी क्लासेस आपको कमेंट करना है, तो वो वहाँ पर यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि नाइस मोरी क्लासेस, बस इतना ही। मैं आपके मैसेज को देखूंगा, रिप्लाई दूंगा, आप बस नाइस मोरी क्लासेस करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, जैसे आपको पता है यहाँ पर कोमा लग रहा, मतलब इतनी सी संख्या, ये समूह है, यहाँ से ये इतना है और यहाँ से ये इतना है और यहाँ से इतना है, ठीक है। अगला हमें बताना है। तो आपको पता हमें यहाँ पर एक एक संख्या को देखना है, या तो आप एक एक को देखना है, उसमें आप या तो संख्या को देख लो, लेटर को देख लो, कुछ भी कर लो। तो हम संख्या को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 2 से अगर हम 5 को देखेंगे तो 2 से 5 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 3 प्लस, और 5 से 8 को देखेंगे मतलब पहली संख्या को देख रहे तो यहाँ पर भी 3 प्लस, 8 से 11 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस, कितना 3। इसका मतलब अगली संख्या लाने के लिए हमें इस पैटर्न के हिसाब से क्या करना होगा 3 प्लस, तो 11 3 कितना होंगे 14 होंगे, तो पहली संख्या 14 हो जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा हम लेटर को देखते हैं। ए के बाद यहाँ पर जेड है, जेड के बाद बी है, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक देखना होगा। तो ए को क्या, ए से क्या करेंगे जेड को छोड़ देंगे तो यहाँ पर कहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर ए से जेड को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम बी पर पहुँचेंगे। तो ए बी मतलब एक प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर जेड से क्या करेंगे, बी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर भी +1, तो यहाँ पर क्या है +1, यहाँ पर भी +1 है। अब हमें अगला बताना तो हम बी से बताएंगे, तो बी से यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या करेंगे +1 करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 14C, ऑप्शन में 14C केवल ए में दिया है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाली संख्या का भी हम पता कर लेते हैं। लास्ट में क्या है 50, 50 से अगर हम 46 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है -4, और 46 से 42 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -4, 42 से 38 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -4। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से -4 कर लेंगे। तो 38 में -4 करेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 34 हो जाता है। 14C 34 मैंने पहले ही बताया था ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप एक एक को देखिए श्रृंखला में, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब ये कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं दिया है कि पहला दूसरा अनुसरण कर रहा है, केवल हमें कौन सा कथन निकल सकता है ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझिए। जैसे कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, इसका क्या कहना है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, तो मतलब ये यहाँ पर मैं मनुष्य का एम लेता हूँ, ये मनुष्य है। और इसका ये कहना कि कोई भी मनुष्य, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, इतना सा ध्यान देना, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। तो अमर नहीं है इसका मतलब ये कि यहाँ पर मैं ए बना रहा हूँ, मतलब ये अमर हो जाएगा। और कोई भी मनुष्य अमर नहीं है इसका मतलब ये कि इनका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कुछ मनुष्य क्या है, तो वैज्ञानिक है। अब ये जो कुछ मनुष्य है, ठीक है, ये क्या है, तो वैज्ञानिक है। तो हम इसका डायग्राम कुछ लेके ना ऐसा बना लेंगे, कुछ मनुष्य क्या है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मैं यहाँ पर वी ले लेता हूँ, वी मतलब वैज्ञानिक, ठीक है, समझने के लिए। वैसे मैं साइंस में एस भी ले सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वी मतलब वैज्ञानिक। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अब ऑप्शन से देखेंगे हम। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि सभी मनुष्य अमर है। क्या आपको जितने भी मनुष्य सभी के सभी अमर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। वैसा हमें यहाँ पर कथन में कहा भी नहीं है और यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, तो ये पहला वाला तो गलत है। दूसरे को देखिए, सभी वैज्ञानिक नश्वर है, क्या यहाँ पर सभी वैज्ञानिक नश्वर दिख रहे हैं, नहीं, तो ये भी गलत है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अमर और वैज्ञानिक को लेके कोई कहा ही नहीं, मतलब कुछ संबंध
संबंध ही नहीं कहा हमें, तो यहाँ पर हम ना तो इसके बारे में अच्छा कह सकते हैं और ना ही हम बुरा कह सकते हैं। जिसे मान लो आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं हो और आप उसे देखकर आप ना तो उसके बारे में आप अच्छा कहोगे और ना ही आप बुरा कहोगे, ठीक है। बस आपको शांत रहना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं गए हो पार्क में और वहाँ पर कोई देखो गर्ल्स बॉयज़ बैठे हैं, ठीक है। मैं सिंपल सा एग्जांपल, क्योंकि आज का वो एग्जांपल एक ट्रेंडिंग चल रहा है और आपने उन्हें देखा, तो आप उनको देखने के बाद ये मत कहना कि वो एक, आपको पता है कि वो एक कपल है या फिर वो भाई बहन है या फिर वो ऐसे वैसे, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो। देखो, आप अगर अच्छे शिक्षित इंसान हो, मतलब एजुकेटेड हो, तो फिर आपको उनके बारे में क्यों कहना? क्योंकि आप समझदार हो ना। आप उनके बारे में जानते ही नहीं, तो आप उन्हें कैसे कह सकते हो कि ये कपल है या फिर ये भाई बहन है? हम दोनों ही नहीं कहेंगे, या फिर एक फ्रेंड है, हम ये कुछ नहीं कहेंगे। बस हम ये कहेंगे कि हाँ वो है। अब कौन है, क्या है, कैसे है, वो तो हम उनके बारे में जानने के बाद ही बता सकते हैं। तो इसीलिए आपको बिना सोचे समझे ना अच्छा कहना है और ना ही बुरा कहना है। ये बात है, आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसके बारे में हमें कहा ही नहीं है या हम जानते ही नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि अमर नहीं है? हाँ, अमर नहीं है ऐसा दिख रहा है, लेकिन जरूरी है क्या? हो भी सकते हैं। तो ये तो मैं कह नहीं, क्योंकि डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, जैसे यहाँ से ये वाला भी तो बन सकता है, कह नहीं सकते ना, इसीलिए इसको भी हम गलत मानेंगे। अब हमारे पास क्या है? कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं। तो अब हम यहाँ पर दो में चेंज करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है ये कह रहा, क्या ये सही है? तो यहाँ पर तो भाई वैज्ञानिक जब कुछ मनुष्य है तो ये कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये गलत है। हम इसे गलत अभी मानेंगे 100%, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि कुछ वैज्ञानिक अमर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमें कुछ वैज्ञानिक मनुष्य का, तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। कैसा? ऐसा वाला। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं और ऐसे नहीं कहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों के बारे में जानो, जानने के बाद आप फाइनल कहो कि क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके मान, मतलब हम तो पहले है कि कुछ वैज्ञानिक है और इसने कहा कि कुछ नहीं है। जब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसके लिए इसे गलत मान के हम 100% ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे कि कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, क्योंकि कुछ हो भी सकते हैं। तो इसे हम अभी मानते, वैसे ही नहीं है तो पहले नहीं थे लेकिन मान सकते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिताजी की एकलौती बहन की बेटी है। तो वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, इशारा करने वाला प्रश्न है। जैसे यहाँ पर अमित है, ठीक है, ये क्या है? तो आप कहोगे यहाँ पर अमित है, ये क्या है? अमित है। और इसका क्या कहना है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। जैसे एक तस्वीर है, ठीक है, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, मतलब आप खुद को ले लेना, आप खुद अमित हो, ठीक है, आप खुद को लेना, जैसे हम खुद को ले लेते हैं। जैसे आप जस्ट अभी बस आप कॉपी पेन छोड़ दीजिए और स्क्रीन पर देखिए, प्रश्नों को पढ़िए और खुद को ले लीजिए। मैंने कहा, मैं आपको लेके कह रहा हूँ कि आपने क्या कहा, आप खुद, ठीक है, आपने क्या कहा कि एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आपने कहा, किसने? आपने कहा। आपने क्या कहा कि वह मेरे पिता की, मतलब वो आपके पिता की एकलौती, ठीक है, वह मेरे पिता की, मतलब वो आपके पिता की एकलौती बहन। आपके पिता की एकलौती बहन का मतलब क्या होगा कि केवल की केवल वो आपकी भुआ ही है, ठीक है, केवल वो भी एक ही है। तो आपके भुआ की मतलब भुआ, मतलब एकलौती बहन की बेटी है, मतलब आपकी भुआ की बेटी है। जब वो आपकी भुआ की बेटी, वो तस्वीर में आपकी भुआ की बेटी वो जो तस्वीर में है, तो वो आपकी क्या लगेगी, या आप उसके क्या लगेगा? तो आप कहोगे वो जो हमारी फुफेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बार हम इसे पूरा सोल्व करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे अमित ने कहा कि वह मेरे पिता, मतलब ये अमित का ऊपर पिता आ जाएगा, तो वह मेरे पिता, तो ये अमित का पिता, मेरा पिता की एकलौती बहन, तो इसकी एक बहन है, तो ये बहन हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। एकलौती बहन की बेटी है, इसकी कौन है? तो ये इसकी बेटी है। कौन है? तो वो जो तस्वीर वाली है वो इसकी बेटी है, ठीक है, ये जो तस्वीर वाली है ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है। तो वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अमित से, यानी कि अमित की वो लड़की क्या लगेगी? तो अमित की ये लड़की क्या लगेगी? तो आप कहोगे अपने पिता की बहन की बेटी है, तो अपनी क्या लगेगी? फुफेरी बहन, क्योंकि अपने पिता की बहन अपनी भुआ लगती है, तो यहाँ पर फुफेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इशारे करने वाले या संकेत वाले करने वाले प्रश्नों को आपको खुद को लेके ही सोल्व करना होगा ज़्यादातर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर पांडा को 33, 78, 39, 69, 78 के रूप में कूटबंद किया जाता है और यहाँ पर स्नेक को 24, 39, 78, 48, 66 के रूप में कूटबंद किया जाता है। उसी भाषा में जेब्रा को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पर है कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड कहाँ दिया है, संख्या में दिया है। लेटर का कोड हमें यहाँ पर संख्या में दिया है, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि उन लेटरों को हमें क्या करना होता है, संख्या में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले जैसे P हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो ए हमारा 1 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, तो एन 14 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। ये हमने इनको संख्या में बदला। अब यहाँ पर 33, 78, 39, 69, 78 लिखा है। क्या ये संख्या हमें यहाँ पर दिख रही, नहीं दिख रही है? क्या इन संख्या से हम ये संख्या आसानी से बना सकते हैं? तो देखिए कोशिश करते हैं। अब 16 से 33 बनाना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएंगे। 16 दूना कितने हो जाएंगे, 32, और 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएंगे। ये तो आसान है। क्या एक से हम डायरेक्ट 78 बना सकते हैं? नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या 14 से 39, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब हमारा पास एक जैसा पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब एक जैसा पैटर्न नहीं दिख रहा है तो पीछे से करने से भी कोई मतलब नहीं है, तो हम अब क्या करते हैं, इनका विपरीत लेटर निकाल के उनको संख्या में बदलते हैं। ठीक है, तो के का इसका पी का विपरीत क्या है, तो पी का विपरीत के है। यहाँ पर क्या है, तो पी का जो विपरीत लेटर है वो क्या है, तो वो के है। उसके बाद यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का आपको पता है जेड है। और एन का क्या है, तो एन का एम है। और डी का क्या है, तो डी का डब्ल्यू है। और ए का क्या है, तो ए का जेड है। ठीक है, ये इनके विपरीत है। अब इनको संख्या में बदलेंगे। के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। जेड 26 नंबर पे। एम 13 नंबर पे। और डब्ल्यू 23 नंबर पे। और यहाँ पर जेड हमारा 26 नंबर पे। इनको संख्या में बदला। क्या इन संख्याओं से हम इन संख्या को बना सकते हैं? तो अब देखिए, जैसे 11 का 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 33 हो जाएगा। और 26 का 3 गुना करते तो आपको पता होगा 78 हो जाएगा। और 13 का 3 गुना कितना होगा, 39 होता है। और 23 का 3 गुना आपको पता है 69 होता है। और 26 का 3 गुना 78। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी 3 गुना करने पर मिल रहा है, क्या करने पर, सभी में 3 गुना करने पर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें जो संख्या मिली नीचे वाली वो मिल रही है। मतलब लॉजिक क्या मिली हमें, लॉजिक क्या दिखी है कि लेटर का विपरीत करना है और विपरीत करने के बाद संख्या में बदल के फिर 3 गुना करना है। सेम हम यहाँ पर स्नेक के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो स्नेक का भी चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एस का विपरीत क्या है, एच है। उसके बाद एन का क्या है, तो एन का एम है। और ए का क्या है, तो ए का जेड है। फिर के का क्या है, तो के का पी है। और ई का क्या है, तो ई का वी है। अब इनको संख्या में बदलेंगे तो आपको पता है एच हमारा 8 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे। और जेड हमारा 26 नंबर पे। और पी हमारा 16 नंबर पे। और वी हमारा 22 नंबर पे। अब इनको क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या में बदलते हैं। ठीक है, अब अभी इसको हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 8 का 3 गुना कितना होगा, तो 24 होगा। क्या होगा, 24। क्या 24 लिखा है, ठीक है। 13 का 3 गुना 39, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा देख लो। 8 का 3 गुना 24 लिखा है। 13 का 3 गुना 39 लिखा है। 26 का 3 गुना 78 लिखा है। 16 का 3 गुना 16 3 48 लिखा है। 22 का 3 गुना 66 लिखा है। तो अब हमें यहाँ पर लॉजिक मिल रही है, फाइनली 3 गुना करना है। तो जेब्रा का भी सेम तरीके से बता देंगे। अब हमें लॉजिक मिल गई तो हमें पूरा वो करने की जरूरत नहीं, सीधे जेड का विपरीत क्या है, ए है। ए कितने नंबर पे ABCD में, 1 नंबर पे आता है। और 1 का 3 गुना करना मतलब ऑप्शन में एक ही में दिया है, तो यहाँ पर आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा के आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसका क्या है, ई का क्या है, ई का विपरीत जो है वो क्या है, वी है। और वी कितने नंबर पे, तो आप कहोगे वी 22 नंबर पे आता है। और 22 का 3 गुना कितना होता है, तो 22 का 3 गुना आपको पता होगा 66 होता है। तो 66 भी यहाँ पर दिया है। तो अब हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनिए। ये वापस से असंगत वाला है। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए, ईंट दिया, ईंट का दीवार, लुगदी, कागज, लकड़ी, फर्नीचर, धातु, अयस्क दिया। तो इसमें से आपको एक अलग बताना। तो देखिए आसान है, कैसे, देखिए ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है, ठीक है, ये सही है। और लुगदी से क्या बनता है, कागज बनता है, ठीक है। लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, ये भी संबंध दिया है। धातु से अयस्क बनता है, नहीं, धातु से अयस्क नहीं बनता। तो ये वाला तो तीनों की तीनों कैसे एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा असंगत है, यही वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। धातु से अयस्क नहीं बनता है। जैसे ईंट से दीवार बनता है तो ये संबंध ठीक है, उसी के जैसा लुगदी से कागज बनता है, ये संबंध सही है। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, ये भी संबंध सही है। लेकिन धातु से अयस्क नहीं बनता है, तो ये वाला असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि 8%, 3%, 2 बराबर 328 और 4%, 2%, 6 बराबर 264 तो 1%, 7%, 3 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, लॉजिकली क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर प्रतिशत दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सोल्व करना, नहीं, ये रीजनिंग है। और यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब नहीं, उसी संख्या को जोड़ गुणा ये कुछ भी करना, या उसी संख्या को वैसे भी उठा सकते हैं। जैसे ये संख्या यहाँ पर दिख रही वो यहाँ पर दिख रही है, जो संख्या यहाँ पर दिख रही वो यहाँ पर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉस हुआ है। क्रॉस कैसे, जिससे पीछे वाली दो संख्या को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, और पीछे वाली को क्या आगे वाली को उठा के पीछे रख देंगे। सेम देखिए यहाँ पर भी इन दो संख्याओं को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और पीछे वाली को आगे वाली को उठा के पीछे लिख देंगे। तो ये हमें लॉजिक दिख रहा है। तो सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पीछे वाली को वैसा की वैसा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, और आगे वाली को उठा के पीछे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ है 731। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर 731 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, उसी संख्या को पलटा के लिखा गया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, जिस प्रकार पहले से ये दूसरा संबंधित है उसी प्रकार तीसरे से कौन सा आ जाएगा, ये आपको बताना है। एनालॉजी का है, लेटर एनालॉजी का है। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को चेक कर रहे हैं। ये आपको पता है कि हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। कैसे देखिए, जैसे ई से आई को देखेंगे, ई से आई, ई बात 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब क्या है, तो आपको हो गया +4 है। और यहाँ पर ए से ई को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +4 है। अब यहाँ पर एस से टी को देखेंगे तो एस टी मतलब यहाँ पर +1 है, और वाई जेड तो यहाँ पर भी +1 है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखा है, तो लॉजिक देखेंगे तो पहले दो में 4 4 प्लस है, और लास्ट वाले दो में 1 1 प्लस है। तो वैसा कि वैसा हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे। पहले में क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो यहाँ पर पहले में 4 प्लस करेंगे तो 12 4 कितने होंगे 16, और 16 नंबर पर पी आता है। पी ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है। उसके बाद ए 1 नंबर पे आता है, इसमें भी +4 करेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 नंबर पे ई आता है। फिर इसमें क्या करेंगे 1 1 प्लस करना है। क्या करना है, इन दोनों में 1 1 प्लस करना है। तो के बाद क्या आता है, एल आता है, और ई के बाद आता है एफ आता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे PELF, PELF ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस यहाँ पर हमें एक एक को देखना है तो आसानी से लॉजिक मिल जाएगा लेटर वाले में, चाहे सीरीज हो या एनालॉजी हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब दिशा दूरी का ही है, लेकिन क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर 2 दिशा बनाता हूँ। ठीक है, 2 प्रकार की दिशा बनाता हूँ। जैसे एक हमारी ये हो जाएगी, और ये हमारी एक नई वाली हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जैसे मान लो कि ये हमारा पहला वाला उत्तर रहता है, और यहाँ पर दक्षिण रहता है, ये हमारा दक्षिण है, और यहाँ पर पूर्व रहता है, और इस साइड पश्चिम है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। और इसके बीच में ये वाले उत्तर पूर्व, इधर दक्षिण पूर्व, इधर हमारी दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम, ये पता होगा। अब इसका क्या कहना देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, जैसे ये बीच की है सहायक दिशा। ठीक है, यहाँ पर सहायक दिशा है कि जैसे इधर की हो जाएगी तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और इधर की दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। ठीक है, ये हमारी मेन दिशा है। ठीक है, ये वाली हमारी जो है ये मेन दिशा है। अब हम नई दिशा, अब प्रश्न के हिसाब से नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा कि यदि दक्षिण पूर्व, इसका ये कहना कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। अब यहाँ पर दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व जो हमारा हिस्सा है वो ये वाला, ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, ये जो इधर से ये हमारा क्या है, दक्षिण पूर्व है। तो इसका कहना कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला वो क्या हो जाए, तो इसका कहना कि ये जो हिस्सा ये उत्तर हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, उत्तर बना लेते हैं। ठीक है, इसका कहना कि ये उत्तर हो जाए, तो हम यहाँ पर उत्तर बना लिया। अब इसका कहना कि उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, इसका ये कहना कि उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा। तो हमें अब इस दिशा को पूरा करना होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये उत्तर है तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, तो आपको होगा दक्षिण होता है, क्योंकि उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण। तो दक्षिण कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको पता है इसके बाईं ओर अगर हम इसको यहाँ पर रखते तब भी इस साइड पूर्व होता है, तो यहाँ पर भी इसके साइड भी पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये हमने इसकी दिशा कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर इसके बीच में जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी। यहाँ की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाएगी। अब प्रश्न का मेन कहने का जो मतलब था वो क्या था कि उत्तर बन जाए। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व क्या बनेगा, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व क्या है,
तो यहाँ पर उत्तर पूर्व क्या है, तो उत्तर पूर्व वाली दिशा हमारी ये वाली है, और ये दिशा कौन सी थी पहले, तो ये वाली दिशा हमारी सबसे पहले दक्षिण थी। तो जो उत्तर पूर्व है वो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्व हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। जो उत्तर पूर्व है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो वो दक्षिण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्योंकि इसने कहा कि यदि हम यहाँ पर दक्षिण पूर्व को क्या कर दें, उत्तर बना दे, तो ये दक्षिण पूर्व था, हमने उत्तर बना दिया। ये हमारी फिर नई दिशा बनी, तो नई दिशा के हिसाब से इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में क्या आता है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व क्या आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पूर्व है, तो ये वाली दिशा तो हमारी दक्षिणी थी ना, यहाँ पर दक्षिणी थी तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि प्लस का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भागित, तो ये समीकरण क्या है, इस समीकरण को सोल्व करना मतलब, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 18, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा, 18 लिखा। 18 लिखने के बाद 18 के बाद यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और इसका कहना है कि भागित का अर्थ क्या है, तो भागित का अर्थ है प्लस। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और अगला क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, गुना कहा, तो यहाँ पर हम गुना लगा देंगे क्योंकि इसने माइनस का अर्थ गुना कहा। और गुने के बाद यहाँ पर क्या है, तो 2 है, तो 2 को लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। उसके बाद अगले प्लस है, और प्लस का अर्थ इसने क्या, माइनस का, तो माइनस लगा के अगली संख्या हम 8 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे। तो सबसे पहले आपको पता है कि गुणा करना है, तो यहाँ पर प्लस 18 ये तो रहेगा, 18 प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ऊपर से माइनस उतर जाएगा, ठीक है। ये प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 में से ऊपर से माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। तो 22 ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति संभव, मतलब बनना संभव है। अक्षरों को केवल फलकों को इंगित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर खुला पासा दिया, इनमें हमें विपरीत निकालना है। तो आपको पता है एक छोड़ के एक देखना, तो जैसे u का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो यहाँ पर u का विपरीत क्या है, तो u का विपरीत i है। यहाँ पर क्या है, तो u का जो विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर u का विपरीत क्या है, तो u का विपरीत i है, ये i है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, a का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यहाँ पर भी a का विपरीत हम यहाँ पर z लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ई का विपरीत ओ हो जाएगा। तो ये हमारा ई, यहाँ पर ई का विपरीत क्या हो गया, ओ हो गया है, ठीक है। ई का क्या हो गया, ओ हो गया, और ए का जेड हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आपको पता है कि पासे पे एक साथ कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। पासे पे कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती, मतलब जो विपरीत होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे u का विपरीत i है, i का u है, ये आपस में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। जो बनना हो तो आपस में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। a का z है, z का है, तो ये भी आपस में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। e का o है, o का e है, ये भी आपस में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर एक साथ दिखाई देंगे तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता, वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे z दिख रहा है, z का a नहीं दिख रहा है, और i दिख रहा है तो i का u नहीं दिख रहा, o दिख रहा तो e नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर z दिख रहा है, उसके बाद a नहीं दिखा है, o दिखा है, e दिखा है, ये आपस में विपरीत है और ये एक साथ दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो बनेगा वो विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देगा। तो ये दिखाई दे रहा, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर e दिख रहा है, तो e दिख रहा है तो o नहीं दिख रहा, i दिख रहा तो आपको पता है u नहीं दिख रहा, a दिख रहा तो z नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, i दिख रहा है, u भी दिख रहा, मतलब ये भी दोनों के दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं, विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर विपरीत एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता, इसको मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। कौन से, ये दो पासे, कौन से, b और d। तो कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, तो हमारे पास a और c बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल a और c, केवल ए और सी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये दो पासे बनाया जा सकते हैं, बाकी दो पासे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि शब्द जेलियस के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, और इस टाइप का जो प्रश्न है एसएससी, ठीक है, एसएससी
CGL SSC CGL जो 2025 की एग्जाम हुई उसमें 2 से 3 प्रश्न लगातार शिफ्ट में पूछा गया है, सेम इसी टाइप के प्रश्न। तो अगर आपको ऐसा हो तो आंसर की मैं देख भी लेना, अगर आपने आंसर की डाउनलोड की होगी, अगर आपने एग्जाम दी हो तो ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है इसका रिव्यू यहाँ पर बंद हो रखा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको क्या करना, अंग्रेजी शब्द कोश में मौजूद मतलब व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ और लिखने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आएगा, तो ए आएगा, तो ए को लिखेंगे, क्या आएगा, ए आएगा। ए के बाद इनमें ABCD में कौन आना चाहिए, तो आप कहोगे ई, तो यहाँ पर हम ई को लिखेंगे। ई के बाद कौन आएगा, तो ई के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा OLO, जे आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद एल आएगा, एल के बाद फिर ओ आएगा, ओ के बाद एस आएगा, इसके बाद लास्ट में यू आएगा। तो ये हमने क्या करा, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद करके मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। क्या ये दोनों की दोनों आमने सामने, नहीं। क्या ई और ई आमने सामने है, हाँ ये आमने सामने, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऐसे की ऐसे ये अपरिवर्तित है। क्या ए और जे आमने सामने, ना। एल और एल है मतलब इनका भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब जिस स्थान पर ये पहले थे उसी के सामने ये आ चुके हैं, मतलब ये इनका परिवर्तन नहीं हुआ है। ओ और ओ इनका भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ओ और ओ दोनों के दोनों ये भी एक ही स्थान पर आ रहे हैं। इसका भी परिवर्तन हो गया, ये भी परिवर्तन हो गया, मतलब इसका परिवर्तन नहीं हुआ, इसका और इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे हैं, ठीक है, ये जो 3 है इनका परिवर्तन नहीं हुआ। तो कितने का परिवर्तन नहीं हुआ, तो 3 हमारे पास यहाँ पर अपरिवर्तित है। 3 जो हमारे पास है वो क्या है, अपरिवर्तित है। तो 3 अपरिवर्तित है और हमें यहाँ पर पूछा है अपरिवर्तित कितने, 3 है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे अपरिवर्तित कितने हैं, तो अपरिवर्तित तो हमारे पास यहाँ पर 3 दिख रहे हैं अपरिवर्तित, और परिवर्तित कितने थे, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, हमारे पास परिवर्तित है। तो अपरिवर्तित 3 है और परिवर्तित 4 है, तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है आपको। परिवर्तित पूछा तो 4, अपरिवर्तित पूछा तो 3। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि 6 मित्र एक्स वाई जे एम एन और ओ एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। वाई ओ के ठीक पीछे है, जे कतार में सबसे नीचे खड़ा है, एम एन एन और एक्स के बीच खड़ा है, वाई एक्स के बाद नहीं खड़ा है, कतार में सबसे मतलब कतार में आगे से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये एक खड़े रहने वाला है और उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ा धीरे धीरे से और आसानी से हो जाएगा। 6 मित्र एक्स वाई जे एम एन और ओ एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, है ना, उत्तर की ओर। अब इसका प्रश्न का कहना है कि y जो है o के ठीक पीछे है, जैसे ये o है, ठीक है, जो ये जो o है y o के ठीक पीछे, इसका मतलब ये है कि y जो है इसके नीचे होगा क्योंकि इसके जस्ट पीछे है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा था प्रश्न कि y o के ठीक पीछे है, o के ठीक पीछे, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि ये o के ठीक पीछे और ये सबसे ऊपर है, ठीक है। ये हम क्रम वाला जो करते हैं ना, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया था वैसा कि वैसा। तो ये ठीक पीछे है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे कह रहा कि जे कतार में सबसे पीछे है, जे जो है कतार में सबसे पीछे है, तो इसको छोड़ो अभी, ये तो सबसे पीछे मतलब फाइनल है कि ये सबसे पीछे है। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एम एन और एक्स के बीच में खड़ा है, जो एम है ये एन और एक्स के बीच में खड़ा है, लेकिन आगे ये कह रहा है कि वाई एक्स के बाद नहीं है, y जो है x के बाद नहीं है, ठीक है, y जो है x के बाद नहीं है, y जो है x के बाद नहीं, तो x तो यहाँ होगा नहीं। अब n यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या होगा, n यहाँ पर होगा, n यहाँ पर होगा, और n m मतलब m जो है n और x के बीच में, तो यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, और सबसे नीचे कौन है, तो j है, तो j नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा था कि j कतार में सबसे पीछे है, तो ये पीछे हो गया। अब वापस पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है कि y o के ठीक पीछे है, मतलब y o के ठीक पीछे है, तो y o के ठीक पीछे दिख रहा है, तो दिख रहा है। j कतार में सबसे पीछे खड़ा, तो j जो है कतार में सबसे पीछे खड़ा है। उसके बाद m n और x के बीच में खड़ा है, तो m जो है n और x के बीच में खड़ा है, तो ये भी सही है। फिर y x के बाद नहीं खड़ा है, तो यहाँ पर y जो है x के बाद नहीं खड़ा है, तो ये भी सही है कि y जो x के बाद नहीं खड़ा है, x y के बाद खड़ा है, तो ये भी कंफर्म है कि y x के बाद नहीं खड़ा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कतार में आगे से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, यानी कि इस कतार में आगे से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, तो ये पहला है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, तो चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, m खड़ा है। आगे से, आगे कौन था, o, तो आगे से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, m खड़ा है, पांचवें पे x, छठे पे j खड़ा है।
है, तो एम खड़ा है तो एम ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। और जो 21 नंबर का प्रश्न ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या है। यहाँ पर आपको एक दिया है पारदर्शी वाला, यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है बिंदी वाला, तो ये मैं आपको हर बार करवाता हूँ, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, टेस्ट क्वेश्चंस का। और बाकी मैंने कहा था कि नाइस मोरी क्लासेस कमेंट करने के लिए कहा था। बाकी चैनल पर नए हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा इधर, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको एक नीचे वीडियो दिखाई देगा राइट में, तो इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से किया हो तो कोई बात नहीं, और वीडियो को यहाँ पर आप आगे वाले वीडियो को पीछे वाले वीडियो को देख सकते हो। तो बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।